नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, अगर आप झारखंड से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि आज के वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम लोग नागपुरी का प्रैक्टिस सेट 3 ला रहे हैं, जो कि करने जा रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से या एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। क्योंकि आज हम लोग जो 100 प्रश्न करेंगे उसमें ग्रामर भी रहेगा, लोक साहित्य भी रहेगा, लोकगीत भी रहेगा, ये सारे एग्ज़ाम को कवर करेगा। लेकिन जो इसमें कहानी और कविता रहेगा वह मुख्य रूप से CGL के लिए है। तो यह CGL के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन अदर एग्ज़ाम के लिए भी यह काफ़ी हेल्प करेगा। क्योंकि दोस्तों जो भी अदर एग्ज़ाम है, जैसे कि उत्पाद सिपाही या फिर LDC, इन सारे LDC, JTET, इन सारे में दोस्तों ग्रामर से प्रश्न रहता है, साथ ही साथ लोक साहित्य और लोकगीत से रहता है। तो यह तो आपका कॉमन हो गया। और जो कॉमन के अलावा जो अलग टॉपिक है वो मेरा यहाँ पे, जैसे अगर आज वाला जो हम कर रहे हैं इसमें ये बनकेवरा भाग 1 हम लोग को करना है, ठीक है। बनकेवरा भाग 1 CGL में आएगा। और बाकी उत्पाद सिपाही अगर आप करेंगे तो उत्पाद सिपाही में हम लोग को मंजर भाग 2 करना है। LDC के लिए हम लोग को बनफुल पढ़ना है। तो यही का सिर्फ अंतर होता है, बाकी हर चीज़ सेम रहता है। और एक चीज़ दोस्तों, अगर आप लोग MSH क्लासेस के चैनल पे बने हैं तो बाकी जो भी एनी अदर चैनल आपको उलूल जुलूल बातों में फंसा रहा है तो उन लोगों से सावधान रहिए। देखिए दोस्तों, ऐसा कौन चैनल कहता है आप लोगों को, जिसको अपने आप पे विश्वास नहीं होता है, यही चैनल आप लोगों के बारे में ऐसा बोलेगा। तो उन चैनलों से आप लोग सावधान रहिए। आप लोगों को अगर हम एक्स्ट्रा कुछ नॉलेज देना चाह रहे हैं, 1-2 प्रश्न वैसा एक्स्ट्रा बता रहे हैं, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखते हुए बता रहे हैं, ठीक है। जिससे कि अगर बाय चांस अगर उस तरह से प्रश्न आएंगे तो उसको भी आप हल कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, ऐसा भी एक चैनल में बताया गया है कि कविता में मात्र 6 क्वेश्चन बनता है। तो आप लोग से ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग उस चैनल से पूछ लीजिएगा कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन है, आप ही बता दीजिए, जिसको लिख के आप लोग रख लीजिएगा और जब नहीं आएगा तब उसको बताइएगा, ठीक है। दोस्तों देखिए, आप लोग पूरा कहानी पढ़े हैं, पूरा कविता पढ़े हैं, क्या मैं आप लोगों को कभी भी गलत क्वेश्चन बताया हूँ? आप लोगों को जितना क्वेश्चन बन सकता है अब वो संभावित होता है, लेकिन उसी संभावित में दोस्तों जो कल के औने पौने जो चैनल है वे लोग ऐसा बोल रहे हैं, तो उससे आप लोग सावधान रहिए। खुद आप लोग पढ़े लिखे हैं, खुद से जज कीजिए कि क्या मैं जो बोल रहा हूँ वह सही है या गलत है। अगर आप लोग को गलत लग रहा है तो कमेंट में बताइएगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, हम किसी चैनल की बुराई नहीं कर रहे, लेकिन चैनल में ऐसा बोला गया है तो उसका हम खंडन करते हैं। आप बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बाकी दूसरा चैनल क्या कर रहा है उससे आपको क्या मतलब है। आप बस अपना कराइए ना, कि अपना जो कराना है। जैसे कि हम लोग कभी आज तक किसी दूसरे चैनल के बारे में कुछ नहीं किए हैं। जो भी चैनल है दोस्तों, सभी लोग आप लोगों को क्या है, आप लोगों को पास कराने के लिए मेहनत कर रहा है, ठीक है, ये है। लेकिन आप दूसरों की बुराई करके अपने आप को बेस्ट साबित करना, अरे वो स्टूडेंट खुद साबित कर लेगा, वो स्टूडेंट खुद जज कर लेगा कि कौन सा बढ़िया है और कौन नहीं, ठीक है। तो चलिए आज का हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। पूरा 100 प्रश्न का है दोस्तों, ठीक है। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने, 7 भाई एक बहन लोक कथा में बनिहार काले सा बहिनहार, ठीक है। बहिनहार जो है वह काले साग में लहू के पोछेला। काहले जो साग है दोस्तों, वह साग में अपना लहू जब वह कट जाती है तो लहू को साग में क्यों पोंछ लेती है? तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका उत्तर आप लोगों को पता है, भाई भौजी मन के दुखी, भाई मन नहीं देखबे कह के, ठीक है। तो इसका उत्तर ना होगा ना दोस्तों कि भाई लोग नहीं देखेगा कह के वह क्या करती है, पोंछ लेती है। यहाँ पे भाई और भौजी अगर यहाँ पे देख के रहता तो यही आंसर होता, लेकिन यहाँ वो मन के दुखी लागी कई के, तो यहाँ पे दुखी लगने वाला जो बात आया था ना दोस्तों, सिर्फ भाई के लिए बात आया था, भौजी लोग के लिए नहीं आया था। तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकेंड नंबर, मायकर दुलार शीर्षक काव्य रचना कर प्रस्तुति कौन राग में है? किस राग में है दोस्तों, आप लोग को बताना है। तो यह बंगला राग में है। अगर आप मायकर दुलार कविता देखिएगा तो वो उसको भी आप पाइएगा कि यह
बंगला राग में लिखी गई एक बेहतरीन कविता है, जिसमें माँ की दुलार का वर्णन किया गया है। और माँ का दुलार कौन लिखा है? माँ का दुलार सबसे मनोहर होता है, तो मनोहर नाम का जो भी है आएगा आपका कवि, वो लिखे हैं। आगे आएगा प्रश्न, इसीलिए इसका हम अभी नाम नहीं बताएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड नंबर। कवि धनंजय नाथ तिवारी का रचना कौन राग में प्रस्तुत करल जा है? कवि धनंजय तिवारी के द्वारा एक रचना किया गया है, एक कविता लिखा गया है बनकेवरा भाग 1 में। और यही कविता जो है वह किस राग में लिखा गया है, यही आपसे पूछा गया है। तो किस राग में है दोस्तों? यह पावस राग में है, ठीक है। पावस राग में लिखा गया है धनंजय नाथ तिवारी के द्वारा। अब धनंजय नाथ तिवारी के द्वारा कौन सा कविता लिखा गया है, तो यह आपको बताना है कमेंट के माध्यम से, ठीक है। यह आप लोगों के लिए छोड़ रहा है, जिससे कि आप लोग को रिकॉल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 4 नंबर। आइज कर साग के कौन हार राइंद है, ई बात कौन लोक कथा से लेवल जाए है? कौन लोक कथा से लिया गया है? एक बहिन 7 भाई, भाई बहन छोटकी बहुरिया या देवल कोनो नहीं। तो देखिए दोस्तों, कहानी का क्या नाम था? कहानी का नाम था 7 भाई एक बहन। एक बहन था लेकिन एक बहन बाद में है, तो इसमें ये नहीं होगा। यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज कीजिएगा, ठीक है, कंफ्यूजन होगा तो यह नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? 7 भाई एक बहन। तो कोई भी ऑप्शन में 7 भाई एक बहन नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5 नंबर। बनकेवरा कर पद रचना अनुसार कौन कवि हमरे के पलायन करे से मना कर है? कौन सा ऐसा कवि है जो हम लोग को क्या किए हैं? पलायन करने से मना किए हैं। तो राम उचित सी मना किए हैं दोस्तों, ठीक है। राम उचित सी जो हम लोग को मना किए हैं। और राम उचित सी के द्वारा क्या लिखा गया है? धरती है रतन। अब इसमें झारखंड की धरती को रत्नों जैसा बताया गया है, ठीक है, रतन के जैसा। और इस झारखंड को अगर आप छोड़ के जाइएगा तो पछताइएगा, ऐसा बात कहा गया उस कविता में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 6 नंबर। ए रानी हम बड़ बुद्धिमान पुरुष है कि प्रस्तुत कथन कौन लोक कथा से लेवल जा है? कौन सा लोक कथा में बोलता है दोस्तों कि जो राजा होता है, जो राजकुमार होता है, वह बोलता है मैं बहुत ही बुद्धिमान क्या हूँ? पुरुष हूँ। ऐसा कौन कहता है? तो दोस्तों यह तिरिया चरित्र में राजकुमार के द्वारा कहा जाता है। हम दुनिया का जितना भी विद्या है वह सारा चीज़ सीख चुके हैं। जब वो बुद्धिमान अपने आप को बताता है, उसी वक्त रानी बोलती है आप भले ही दुनिया की सारी बुद्धि सीख लिए होंगे, लेकिन आप एक विद्या नहीं सीखे होंगे। और वह कौन सा विद्या है? तो तिरिया चरित्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 7 नंबर। देवल कबनैत के सुपट शब्द से भरू, जोगी के बरद और उसका खाली खाली। तो क्या है दोस्तों? तो इसे आपको भरना है बलाय। जोगी के बरद बलाय होता है, ठीक है। जोगी का जो भी बरद होता है वह क्या होता है? बलाय होता है। ये आपको भरना था यहाँ। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8 नंबर। कौन लोक कथा में गरीब होवल बाद राजा परिवार भूति बनी करेला? कौन सा ऐसा लोक कथा है जिसमें राजा जब गरीब हो जाता है तो उसका पूरा परिवार क्या करता है? भूति करने के लिए जाता है, भूति बनी करने के लिए जाता है। तो किस कहानी में है दोस्तों? तो यह छोटकी बोहरिया में है, ठीक है, छोटकी बोहरिया, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर। त्रिफला शीर्षक रचना में कौन कौन पात्र आए हैं? अब देखिए यहाँ पे त्रिफला एक कहानी आया है, तो उस त्रिफला में कौन कौन सा पात्र है, कौन कौन सा किरदार है, आपको बताना है। तो खुदीराम है दोस्तों, जो कि मुख्य किरदार के रूप में है। मिस टंडेवाल है, इसी को तो देख के खुदीराम अपने आप को कंट्रोल से बाहर कर लेता है। और एक और इसका कलीग होता है जो कि श्रीवास्तव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देवल सौभे जो हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। देवल का सौभे जितना भी है यह सारा किरदार आपको त्रिफला कहानी का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर। मिस टांडेवाल नामक पात्र कौन रचना से संबंध रखे ना? अभी ही हम लोग बात कर चुके किससे? तो त्रिफला से, याद रखना है त्रिफला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर। वन हरिणी कर बेटा कहानी में कुआं का चुमावन पहर रानी मनक निहरल बाद के मन गड़बड़ी लागिन ऊ मन के ढकेल देवे ना। कौन लोग ढकेल देता है दोस्तों? तो यही आपसे पूछा गया, कौन लोग ढकेलता है?
सैनिक मन, नौकर मन, राजा कर भाई मन या राजा द्वारा ठहराल आदमी मन। तो राजा के द्वारा जो ठहराया जाता है कुआं के पीछे में, तो वही आदमी लोग जो होता है वह रानी लोग को कुआं में ढकेल के और उसके ऊपर से मिट्टी भर देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर। बुधनी और रत्नी नामक पात्र कौन डायर जुराय कर आपस में बात करे ना। कौन सा डायर दोस्तों? तो यह जाम डायर कहानी का दोनों किरदार है और उसमें जाम डायर अर्थात फ्रेंडशिप करने की बात वो लोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 13 नंबर। कौन राजा कर हुकुम से कुआं 2 दिन में कोड़ाए के तैयार होएला। कुआं जो है वह 2 दिन में कोड़ा के तैयार होता है, किस राजा के हुक्म से? तो यही आपको बताना है दोस्तों। राजा क्या था? राजा का नाम विक्रमादित्य राय रहता है। ठीक है, विक्रमादित्य राय राजा रहता है और यही 2 दिन में कुआं खोदने का, क्योंकि कुआं में गड़बड़ी करना था अपनी रानियों का, इसलिए वह कहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर। अक्षर लिपि कर रूप में हमारे बीच सबसे पहले कौन लिपि आया है। अब अक्षर लिपि के रूप में हम लोग के बीच में सबसे पहले कौन सा लिपि आया है? तो हम लोग अक्षर लिपि की बात कर रहा है दोस्तों। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। अक्षर लिपि, तो अक्षर लिपि में हम लोग का सबसे पहले ब्राह्मी आया है। ठीक है, ब्राह्मी आया है, ब्राह्मी से ही तो हम लोग का क्या निकला है? देवनागरी निकला है। ठीक है, देवनागरी कैथी ये सब ब्राह्मी का ही देन है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 15 नंबर। लोक छंद से संबंधित गीत परंपरा कौन साहित्यिक भाग में देखल जाएला। ऐसा लोक छंद जिसमें लोक छंद से भरा हुआ क्या हो, गीत हो, तो यह किस साहित्य में देखने को मिलता है? तो यह दोस्तों लोकगीत में देखने को मिलता है। ऐसा लोकगीत जिसमें छंद भरा हुआ होता है या छंद से संबंधित है। ठीक है, गीत छंद के बिना अधूरा होता है, छंद से ही गीत को प्रभावशाली बनाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 16 नंबर। भूतकाल कई किस्म कर होवेला। देखिए दोस्तों, ग्रामर का क्वेश्चन है। भूतकाल कितना किस्म का होता है? 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है या 6 होता है। तो कितना होता है? आप लोग सबको पता है 6 होता है। कौन कौन सा होता है? अगर आप लोग को राइट डाउन करना है तो कर लीजिए। कौन कौन सा होता है? सामान्य भूतकाल होता है, फिर आसन भूतकाल होता है, पूर्ण भूतकाल होता है, अपूर्ण भूतकाल होता है और उसके बाद संदिग्ध भूतकाल होता है और एक हेतु मध्य भूतकाल होता है। ठीक है, सबका डिफिनेशन के लिए दोस्तों, अगर सबका डिफिनेशन या डिटेल जानना है तो आप लोग एमएसएच क्लासेस के प्ले लिस्ट में जाइए और प्ले लिस्ट में आप काल जो बताया हुआ है थ्योरी पार्ट उसको आप लोग देख लीजिए। यहाँ से प्रश्न आपका 100% सही होगा, पूरा डिटेल बताया गया है। चलिए हम लोग 17 नंबर देखते हैं। नागपुरी में पहल व्याकरण का रचना कौन साल में होला। अब नागपुरी का पहला जो व्याकरण है उसका रचना किस साल में हुआ था दोस्तों? तो आप लोग सबको पता है कि 1896 में हुआ था। अब 1896 में हुआ, लेकिन किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों E.H. हिटली के द्वारा किया गया था। ठीक है, हिटली के द्वारा आपको सर्वप्रथम व्याकरण का रचना किया गया या व्याकरण लिखा गया। ठीक है, चलिए उसके बाद कोरनाड वगैरह आता है, लेकिन सर्वप्रथम हिटली जो है उसकी के द्वारा आपको व्याकरण लिखा गया है, रचना किया गया है 1896 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर। आज कर साग में का मिसाय हिस मैया बेस सवाद लागत है, देवल सवाद कौन कहानी से लेवल जाए है। अब यहाँ पे देखिए उसकी जो भाई लोग होता है वह भाई लोगों के द्वारा पूछा जाता है कि आखिर आज साग जब बनाई तुम तो उसमें क्या मिला दी हो। मैया का अर्थ वहाँ मुन्नी बोल रहा है। ठीक है, अपनी बहन को बोल रहा है कि आखिर क्या मिसा दी हो, मिसाही से मैया मतलब कि क्या मिला दिए हो जो आज इतना स्वाद बेस स्वाद लागत है, मतलब कि बहुत अच्छा लग रहा, बहुत टेस्ट लग रहा। तो यह किस कहानी से है? तो किस कहानी से है दोस्तों? तो यह एक भाई सात बहन, एक बहन सात भाई, फिर यहाँ एक बहन सात भाई आया है दोस्तों। तो यह किससे है? 7 भाई 1 बहन से है ना यह। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 18 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। 7 भाई 1 बहन कहानी का नाम है, एक बहन 7 भाई नहीं। थोड़ा थोड़ा के वजह से आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो गलत हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर। कौन लोक कथा में राजा द्वारा कुआं चुआन करे कर वर्णन आया है। किस लोक कथा में कुआं चुआवन की बात आती है? तो यह आप लोग सबको पता है, अभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। वर्णहरणीकर बेटा कहानी में दोस्तों जो राजा होता है वह अपनी रानियों को क्या करता है? उस कुआं में ढकेल देता है, ढकलवा देता है और ऊपर से मिट्टी भरवा देता है। इसी को बोला जाता है
ठीक है, यही तो यहाँ पे केस कहानी में आया है, तो यह वनहरनी का बेटा में आया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 20 नंबर। वनहरनी का बेटा नागपुरी लोक कथा में जब राजकुमार के सब विद्या कर जानकारी हो जाएला तब राजा उकर ले का करेला। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे ही राजा को सब चीज़ का विद्या मिल जाता है तो राजकुमार को क्या करता है, राजकुमार को उसका विवाह करवा देता है। और विवाह होने के उपरांत ही राजकुमार जो होता है अपनी रानी को बोलता है, राजकुमारी को बोलता है कि हम सारा विद्या जानते हैं, हमसे ज़्यादा बुद्धिमान इस दुनिया में कोई नहीं है। तभी राजकुमारी कहती है आप सभी विद्या सीखे हुए हैं लेकिन आप एक विद्या नहीं जानते हैं, और वह तिरिया चरित्र का विद्या आप नहीं जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 21 नंबर। लोकगीत में केकर प्रधानता बगरा होएला। तो किसका प्रधानता दोस्तों, एक बार और हम लोग इस क्वेश्चन को देख चुके हैं। तो राग की प्रधानता क्या होती है, राग की प्रधानता सर्वाधिक होती है। और छंद से इसमें क्या होती है, छंद से वो मनमोहक बनता है लोकगीत, ठीक है, लेकिन राग की प्रधानता सर्वाधिक होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 22 नंबर। तिरिया चरित्र कहानी में कौन पात्र के सब विद्या जाने कर घमंड है। किसको आता है दोस्तों, तो राजकुमार के। ठीक है, राजकुमार को सब विद्या जानने का घमंड अपने आप में होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर। जे गीत परंपरा हमरे कर आनंद ले, आनंद के संस्कार गीत कर माध्यम से बढ़ाएला वो कौन गीत कर भाग होवेला। अब बताइए दोस्तों, आनंद से भर देता है और उसमें संस्कार भी समाहित होता है, तो उस गीत को क्या कहा जाता है, तो उस गीत को लोकगीत कहा जाता है। ठीक है, लोकगीत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 24 नंबर। 24 नंबर देखिए दोस्तों, यह मिसलेनियस प्रश्न होगा और मिसलेनियस प्रश्न 4 से 5 रहेगा। आप लोग खुद एग्जाम दीजिए, उसके बाद एनालाइज कीजिएगा। और अगर पहले करना है एग्जाम से एनालाइज पहले, तो आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए। उस प्रीवियस ईयर में भी आपको 4-5 क्वेश्चन जो है वह कहाँ से मिला है, मिसलेनियस मिला है, झारखंड के भूगोल, इतिहास या फिर साहित्य वगैरह, इन सारे से मिला है नागपुरी के। ठीक है, तो इसलिए इस तरह का प्रश्न आप लोगों को कराते हैं, जिससे कि इस तरह के प्रश्न भी अगर पूछा जाए तो आप किसी से पीछे ना रहे। संत कुमार पांडे कौन समाचार पत्र में नागपुरी व्याकरण के धारावाहिक रूप के प्रस्तुत कर है। धारावाहिक रूप में दोस्तों नागपुरी व्याकरण को प्रस्तुत किया है, तो किसमें, तो रांची एक्सप्रेस में हुआ था दोस्तों। ठीक है, रांची एक्सप्रेस एक समाचार पत्र है, इसी में धारावाहिक के रूप में नागपुरी व्याकरण का प्रस्तुत किया था। कौन किया था, संत कुमार पांडे के द्वारा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 25 नंबर। जे गीत परंपरा में बोली कर प्रधानता होएला वो गीत मन कौन तरह कर होएना। अब देखिए यहाँ पे जे गीत परंपरा में बोली का प्रधानता, बोली की प्रधानता हो, वह गीत किस तरह का होगा दोस्तों, तो वह गीत किस तरह का होगा, लोकगीत होगा। लोकगीत में बोली की तरह होता है, क्योंकि यह मौखिक होता है और हमेशा एक दूसरे से पीढ़ी में क्या होता है, थोड़ा बहुत बदलाव के साथ यह चलता है, इसलिए इसे बोली इसमें समाहित होता है। ठीक है, तो लोकगीत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर। नागपुरी लेखक में कौन सवर्ण वर्ण कर व्यवहार नहीं होएला। नागपुरी लिखने में किस सवर्ण वर्ण का व्यवहार नहीं होता है दोस्तों, तो ए और री का व्यवहार नहीं होता है। ये चीज़ हम लोग को अच्छे से वाकिफ है कि इसका व्यवहार हम लोग को नागपुरी में नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर। हमरे कर लोक परंपरा में सवाल जवाब कर रूप में जे गीत मन प्रचलित आहे उके कौन तरह कर गीत कहल जाएला। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे यह सब जो है यह किसके अंतर्गत आता है, लोकगीत के तो अंतर्गत आता ही है, जिसमें कि सवाल जवाब आता है। लेकिन इस लोकगीत का एक पार्ट है, लोकगीत के अंतर्गत मेरा फगुआ आएगा, और फगुआ का एक भाग है फगुआ पुछारी। ठीक है, और फगुआ पुछारी में ही हम लोग का क्या आता है, सवाल जवाब आता है। तो इसको खुद आप एनालाइज कीजिए। लोकगीत का पार्ट होता है फगुआ गीत, और फगुआ का एक भाग होता है फगुआ पुछारी। तो यहाँ पे फगुआ पुछारी होना चाहिए, लेकिन फगुआ पुछारी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका सुटेबल आंसर जो होगा वह फगुआ गीत होगा। ठीक है, फगुआ होगा, याद रखना है आपको, फगुआ होगा, क्योंकि फगुआ लोकगीत का ही एक भाग है। तो जब हमको छोटा चीज़ दिया हुआ है तो ये बड़ा वाला आंसर हम लोग नहीं कर सकते हैं। इस तरह का भी क्वेश्चन को आप लोग ध्यान दीजिएगा, नहीं तो एग्जाम में कन्फ्यूजन होगा। और इस तरह के एग्जाम में दिखा चुका है जेपीएससी और जेएसएससी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर।
मानक भाषा से का समझल जाएला। मानक भाषा से क्या समझ में आता है आपको, यही पूछा गया है, ठीक है। तो मानक भाषा से क्या समझ जाता है, वैसी भाषा को मानक भाषा कहा जाता है जो अभिजात्य वर्ग का भाषा हो, अर्थात उच्च जाति का भाषा को ही हम लोग क्या कहेंगे, मानक भाषा कहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर, टंकन कर सुविधा ले कौन लिपि सहजा है। टंकन की सुविधा ले कौन सा लिपि दोस्तों, अर्थात आपको टाइपिंग करने के लिए सबसे सुविधा किस लिपि में होती है, तो रोमन लिपि में होती है, ठीक है, रोमन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 30 नंबर, नागपुरी काव्य संसार में सुमन उपनाम से केकर नाम कर पता चलेला। सुमन किसका उपनाम है दोस्तों, नागपुरी कविता में एक कवि है जिसका उपनाम सुमन है, तो किसका है, तो काली कुमार सुमन का ही उपनाम सुमन है, ठीक है, काली कुमार का। काली कुमार अपना सुमन उपनाम से कविता लिखता है, ठीक है। चलिए आपको बताना है, भारतीय इतिहास में भी एक गुलरुखी नाम से एक इतिहासकार, एक इतिहास लिखता था, कविता लिखता था। आपको ऐसा राष्ट्रीय शासक का नाम बताना है जो कि भारतीय इतिहास में है और मध्यकाल में है, ठीक है। तो उस इतिहास का उस व्यक्ति का नाम बताना है जो गुलरुखी नाम से कविता लिखता था। यह कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइएगा, जिससे कि जीएस में आपको पता चलेगा कि हम किस तरह के हैं। चलिए 31 नंबर का प्रश्न आते हैं, लेखक रचनाकार कौन भाषा में साहित्य रचेना। लेखक या रचनाकार कौन भाषा में साहित्य रचेना, तो कौन सा भाषा में रचता है दोस्तों, वह साहित्यिक भाषा में। आप साहित्यिक भाषा किसी भी तरह का हो सकता है, चाहे वह हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, नागपुरी हो सकता है, खोटा हो सकता है, कुछ भी होगा, ये सब साहित्यिक का भाषा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर, नागपुरी में कौन धर्म कर उल्था ईसाई मिशनरी मन द्वारा होए है। उल्था का मतलब धार्मिक ग्रंथ होता है दोस्तों, ठीक है, उल्था का मतलब धार्मिक ग्रंथ। तो ईसाई मिशनरियों के द्वारा कौन सा धार्मिक ग्रंथ का लिखा गया है या उसका अनुवाद किया गया। उल्था का मतलब अनुवाद होता है, ठीक है, अनुवाद होता है, सॉरी दोस्तों, अनुवाद। तो कौन सा लिखा गया है, टीका या अनुवाद, ठीक है, उसी को उल्था कहते हैं। तो ईसाई मिशनरी लोग के द्वारा किसका किया गया था, तो दोस्तों बाइबल के द्वारा, बाइबल का किया गया था, ठीक है, बाइबल का। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 33 नंबर, नागपुरी गद्य विकास में केकर शुरुआती योगदान आहे। नागपुरी का गद्य विकास में किसका योगदान शुरुआत में था और बहुत ज़्यादा था, तो किसका था दोस्तों, तो पी इडनेस का था, ठीक है, पीटर इडनेस का। इन्होंने गद्य विकास में महत्वपूर्ण सहायक भूमिका अदा किया था, ठीक है, कौन, इडनेस जी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 34 नंबर, वैष्णव भक्ति से संबंध काव्य रचना सबसे पहले कौन काव्य विद्या में आला। अब यहाँ वैष्णव भक्ति से संबंधित जो काव्य रचना हुआ है वह सबसे पहले किस काव्य विद्या में आया, यही आपसे पूछा गया है। तो किस काव्य में आया है दोस्तों, तो किस काव्य में आया है, तो यह गीत काव्य में आया है, ठीक है, काव्य का एक भाग होता है गीत, तो यह गीत काव्य में सर्वप्रथम वैष्णव भक्ति को देखने को हम लोग को मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 35 नंबर, लोकगीत में कौन बात कर विशेष ध्यान देवल जाएगा। लोकगीत में किस बात का विशेष ध्यान देने का बात होता है दोस्तों, तो राग का होता है, ठीक है, राग ही लोकगीत को क्या बनता है, मनोहर बनाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 36 नंबर, नागपुरी काव्य जगत कर कौन कवि 3 लाख गीत कर रचना करे के लिए जानल जाएला। अब देखिए यह मिसलेनियस प्रश्न हो गया कि जो कि आपको झारखंड में पढ़ना है, और झारखंड में नागपुरी का जो आप पढ़िएगा झारखंड के बुक में, झारखंड जीएस में, तो उसमें यह बात की चर्चा है। तो हम शुरू से बोल रहे हैं कि यह मिसलेनियस प्रश्न रहेगा 3-4, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो किस कवि के द्वारा, जिसको क्या कहा जाता है, 3 लाख से ज़्यादा गीत का रचना किया, तो यह हनुमान सिंह के द्वारा ऐसी बात कही जाती है दोस्तों, ठीक है, हनुमान सिंह जो कि एक कवि है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 37 नंबर, लोक कथा मनक भाषा कौन वर्णन कर रहेला। लोक कथा का भाषा जो है वह किस प्रकार का रहता है, यही आपको बताना है। तो वह बोली की तरह रहता है दोस्तों, ठीक है, बोली की तरह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर, हरि तजी जब मथुरा गेल
नाम से लिखल गीत रचना कौन कवि कर रचना है के। देखिए एक दो प्रश्न हम बोले ना इस तरह से उठाया गया है, हो सकता है इस तरह से रह सकता है और नहीं भी रह सकता है, इसलिए इस तरह का एक दो प्रश्न उठाया गया है। तो यह रघुनाथ निरपति, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों, नागपुरी में जो संथाली भाषा है, अगर जीएस में आप पढ़िएगा जनजाति का, तो संथाली भाषा का जो लिपि था ओल्ड चिकी लिपि, उसका आविष्कारक कौन था, रघुनाथ निरपति। तो इसलिए यह बहुत बड़ा कवि है और जिन्होंने लिपि का आविष्कार किया है तो उसकी रचना को हम लोग जान सकते हैं, इसलिए ऐसा बताया गया है मिसलेनियस टाइप में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 39 नंबर। देवल लोकोक्ति कर माने बताओ, हाथी चले बाजार कुकुर भूखे हजार। हाथी चले बाजार मीन्स के हाथी अपने मस्त चाल में चल रहा है और उसको छेड़छाड़ करने वाले बहुत छेड़छाड़ कर रहे हैं, तब भी हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह का यह क्या किसका हो जाएगा अर्थ, तो यही होगा विरोध जानते हुए क्या करना है, अनसुना करना है। क्या हाथी को पता चल रहा है ना कि कुकुर भौंक रहा है, फिर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पे वैसे ही इंसानों को भी होना चाहिए कि कोई बहुत ज़्यादा कुछ कह रहा है तब भी हमको दूसरे के बातों को अनसुना कर देना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 40 नंबर। कृष्ण भक्ति काव्य से जुड़ के लिखक वाला पहिल नागपुरी कवि के है कै। अब यहाँ देखिए कृष्ण भक्ति काव्य से जुड़ के लिखक वाला, कृष्ण काव्य से जुड़ा हुआ, कृष्ण भक्ति से जुड़ा हुआ जो लिखने वाला नागपुरी कवि जो है वह पहला कवि कौन है, यही आपसे पूछा गया। तो पहला कवि कौन है दोस्तों, तो यही रघुनाथ निरपति के द्वारा, जिन्होंने कृष्ण भक्ति पे लिखा है, ठीक है। कृष्ण भक्ति या वैष्णव भक्ति ये दोनों एक ही टाइप का होता है, क्योंकि कृष्ण जो है वह विष्णु का अवतार में से एक होता है, इसलिए यहाँ पे कृष्ण भक्ति जो है रघुनाथ निरपति होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 41 नंबर। कोनो बोली कर विशेषता होएला, किसी भी बोली का क्या विशेषता होता है यही आपको बताना है। क्या विशेषता होता है दोस्तों, 7 कोस में बदल जाएगा बोली। दोस्तों जब थोड़ा सा आप चलिएगा 7 कोस चलिएगा, ऐसा बताया गया है। किसके द्वारा बताया गया है, गिरधारी राम गंझू के द्वारा बताया गया है दोस्तों, कि अगर आप बोली को, जैसे ये पूरा झारखंड है तो झारखंड में ही आप यहाँ से बढ़िएगा तो यहाँ जाके इसका बोली चेंज हो जाएगा, यहाँ जाइएगा तो यहाँ भी बोली चेंज हो जाएगा, अर्थात हर 7 कोस में इसका बोली बदल जाता है। लोक साहित्य कर भाषा है कि, ठीक है। और यह बोली जो है वह लोक साहित्य का एक भाषा है, क्योंकि लोक कथा में हम लोग क्या जानते हैं, बोली की उपयोगिता बढ़ जाती है। और यह आम आदमी कर भाषा है कि आम आदमी जो कि पढ़ा लिखा भी नहीं है उन सारे का भाषा है बोली, इसलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा उत्तर, तो सभी हो जाएगा, ठीक है। इसका उत्तर उपरोक्त में से सभी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 42 नंबर। प्रफुल्ल कुमार राय नामक रचना कौन काल में आवेना। अब यहाँ देखिए प्रफुल्ल कुमार राय का जो रचना है वह किस काल में आता है, तो दोस्तों यह आधुनिक काल में आता है, आधुनिक काल में आता है। और यहाँ प्रफुल्ल कुमार राय नामक रचना किसके द्वारा किया गया है, तो उमेश नंद तिवारी के द्वारा किया गया है, प्रफुल्लदा नामक एक लेख से, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है, यह बनकेवरा में संकलित है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 43 नंबर। छोटकी बोहरिया कहानी में पहिल दिन राज परिवार कितना भूति लाने ला, यहाँ भूमि नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, भूति होगा, याद रखिएगा, भूति होगा। कितना भूति लाता है, तो कितना भूति लाता है दोस्तों, तो 3 पैला भूति लाता है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, कितना पैला, 3 पैला। उसी को बनाती है, सबसे पहले कौन बनाती है, रांधने बांधने का काम कौन करती है, तो बड़की बोहरिया करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 44 नंबर। सोना ना रूपा भेल नामक काव्य शीर्षक कौन विद्या में आया है। सोना ना रूपा भेल किस विद्या में आया है, किस काव्य में आया है, तो यहाँ पे दोस्तों यह गीत काव्य में आया है, ठीक है। तो गीत काव्य में है। अब यहाँ पे गीत है लेकिन किस काव्य का पूछा है, तो यह आधुनिक काव्य में है और आधुनिक काव्य के अंतर्गत गीत है, तो यहाँ आधुनिक काव्य सुटेबल होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अगर कविता होता तो यहाँ पे कविता हो जाता, गीत के जगह में अगर कविता ऑप्शन होता तो इसका उत्तर कविता सही हो जाता, ठीक है। लेकिन कविता नहीं है और आधुनिक काव्य का एक पार्ट होता है, छोटा सा पार्ट गीत, और गीत में भी नहीं है ना दोस्तों, वो कविता है और कविता को गीत की तरह हम लोग बोलते हैं, तो इसलिए हम लोग गीत बोले थे, ठीक है। लेकिन यह आधुनिक काव्य होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर।
कौन काम करके राज परिवार गरीब होवल बादे गुजर बसर करेक लागलक एक ठो लोक कथा अनुसार। कौन सा लोक कथा में दोस्तों जो राज परिवार होता है वह गरीब हो जाता है और गरीब होने के बाद वह अपना गुजर बसर करने के लिए भूति करने लगता है। तो कौन सा, तो आपको क्या भूति करता, क्या करता है दोस्तों, क्या करता है, अच्छा गुजर बसर करेक लागलक, तो क्या गुजर बसर में वह क्या कर रहा है, तो उसी को आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या कर रहा है दोस्तों, तो भूति बनी कर रहा है ना, अर्थात भीख वगैरह मांग रहा है, किसी का काम धंधा कर दे रहा है, किसी के यहाँ बर्तन मांज रहा, तो इस तरह का को हम लोग भूति बनी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 46 नंबर। देख मैडम हमरे घर से संबंध राखबे, हमरे घर से संबंध राखबे, नी करब से बात नखे। हम लोग घर में संबंध रखेंगे, नी रखेंगे ऐसा कोई बात नहीं है। ई मन के कुछ बहुत पैसा दे देवब, ई मन के आखिर पैसे न चाहिए। ई संवाद कौन कहानी से आए, यह संवाद कौन कहानी से आता है दोस्तों, तो यह बेनी बाबू कहता है। बेनी बाबू किस कहानी का किरदार है, तो दोस्तों यह बंगला का सुख का एक पात्र है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मुख्य पात्रिका है, पात्र जो है, जो लेडीज है, तो यहाँ बंगला के सुख का उसका नाम क्या है, तो क्या नाम है दोस्तों, तो रेखा रानी है। ठीक है, रेखा रानी याद रखना है आपको, रेखा रानी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 47 नंबर। बनकेवरा भाग 1 कर अनुसार बिरसी यहाँ बिरसा नहीं, ठीक है, बिरसी और एतवारी कौन कहानीकर पात्र है। क्या बिरसी और एतवारी किस कहानी का पात्र है दोस्तों, तो हम लोग को पता है कि बिसाही का है। ठीक है, यह दोनों फ्रेंड्स होती है, लेकिन डांड बिसाही के क्या होता है, डांड बिसाही का मामला जब आता है तो यह दोनों दोस्ती में क्या होता है, दरार आ जाता है और एक दूसरे के जान के प्यासे हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग क्या जानते हैं, नागपुरी जो कहानी होता है वह उसका सुखद अंत होता है और लास्ट में जो उसी का क्या होता है, दोनों मिल जाता है। कहने का मतलब यही है, सुखद अंत होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 48 नंबर। कौन कहानी का पात्र राघव सिंह नामक आदमी है। गए राघव सिंह दोस्तों किस कहानी का पात्र है, तो यही आपको बताना है। तो किस कहानी का है, आपको पता है नीम तीता का है। नीम तीता जिसमें संध्या, आपको संध्या के बारे में पता है, संध्या क्या बनती है, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 49 नंबर। देवल लोकोक्ति कर माने बताओ, घर में भूंजी भांग नहीं ढेवरी में नाच। घर में क्या है, घर में खुदी नहीं, इसी को हम लोग देहाती में और थोड़ा सा सुधार देते हैं। घर में भूसी नहीं है और घर में खुदी नहीं है, अर्थात चावल का टुकड़ा नहीं है खाने के लिए, और उसको हम लोग दूसरे तरह से कहते हैं और पादने के लिए भूसी चाहिए। इस तरह का हम लोग का यूज होता है, देहात में सब लोग यूज करते हैं। तो क्या है, बेपाया कर दिखावा करेगा। आपके पास पावर नहीं है, शक्ति नहीं है, तब भी आप क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती में दिखावा में लगे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका उत्तर यही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर। नावा चांद और गोपी चांद कहानी में भाई में का लखे डहर नापे ना। उसमें जो नावा चांद और गोपी चांद कहानी है उसमें जो भाई होता है, अर्थात जो नावा चांद होता है, वह किस तरह अपना डहर नापता है, तो यही आपसे पूछा गया। तो किस तरह दोस्तों, भीख मांगते मांगते ना वह डहर नापता है। जब वह पूरी तरह से राजपाट छोड़ के भाग जाता है अपने भाई के मारने के बाद, उसी के बाद यह भीख मांगने लगता है जब रानी सती हो जाती है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 51 नंबर। ब्रह्मी लिपि का नामकरण केकर आधार पे हुए है। यहाँ ब्रह्मी लिपि का नामकरण जो है किसके आधार पे हुआ है, तो ब्रह्मा के नाम पे। ब्रह्मा कौन है, तो एक भगवान है दोस्तों। ठीक है, तो भगवान के नाम पे इसका नामकरण हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 52 नंबर। जखम कहानी में कौन मुख्य पात्र कर चित्रण हुए है। जखम कहानी में किस मुख्य पात्र का हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पे मुख्य पात्र आप देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। यहाँ पे अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो वह भौजी होगा,
लेकिन इसका उत्तर दोस्तों कह रहा है कहानीकार होगा, अर्थात लेखक होगा। ठीक है, जो लेखक था वो अपने बारे में ना बता रहा है कि इस तरह से हम माहौल में, इस तरह से उसका हर एक चीज़ के बुराई में हम शामिल रहे। तो यहाँ पे अगर देखिए ये दोनों में से रहे, हो सकता है फाइनल एग्जाम में ना रहे, लेकिन अगर यहाँ पे फाइनल एग्जाम में भी इस तरह का रहे तो हो सकता है कि यहाँ पे कन्फ्यूजन सबको होगा। तो मेरे हिसाब से इसका उत्तर जो होगा वह भौजी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि भौजी के बारे में शुरू से आखिर तक बताया गया है, तो इसलिए मुख्य पात्र भौजी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 53 नंबर। झारखंड में कौन लिपि का सबसे बगरा प्रचलन हुए है? झारखंड में कौन सा लिपि का सबसे ज़्यादा प्रचलन है दोस्तों? तो देवनागरी लिपि का। ठीक है, देवनागरी लिपि सबसे ज़्यादा, क्योंकि अधिकतर झारखंड की जो क्षेत्रीय भाषा है वह देवनागरी लिपि में ही लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 54 नंबर। कौन शब्द के लिखे के लिए केकरो जरूरत नहीं होए, जरूरत होएला? ठीक है, कौन सा शब्द के लिखे के लिए केकरो जरूरत नहीं होएला है कि होएला? अच्छा, होएला किसकी जरूरत होता है? किसी की जरूरत होती है, कोई भी शब्द को लिखने के लिए किसी की जरूरत होती है। तो किसकी जरूरत होती है? केकरो जरूरत होती है। तो किसकी जरूरत होती है? तो वर्णमाला की जरूरत है। वर्णमाला के बिना आप शब्द की रचना कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वर्णमाला शब्दों का एक समूह है और इसी अक्षरों का एक समूह है। अक्षर मिलके वर्णमाला बनता है और यही वर्णमाला से हम लोग शब्द बनाते हैं और शब्द मिलने के बाद वाक्य बनता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 55 नंबर। सुख कर समय आँख मिटकाते बीत गेलक, प्रस्तुत वाक्य में आँख मिटकाते कर संबंध केकर से आहे? आँख मिटकाते का संबंध किससे है, यही आपको बताना है। तो दोस्तों आँख मिटकाते का संबंध एक मुहावरा है, मुहावरे की तरह इसको प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 56 नंबर। ठीक है, 56 नंबर की चर्चा करते हैं। वैष्णव भक्ति से संबंधित काव्य रचना करे वाला नागपुरी का पहिल कवि कौन है? वैष्णव भक्ति से दोस्तों। ठीक है, वैष्णव भक्ति से हम लोग का हो रहा है, तो हम लोग देखिए कृष्ण भक्ति देखे थे, हम लोग क्या जाने थे? वैष्णव का ही, विष्णु का ही 10 अवतार में से एक कृष्ण है। तो यहाँ पे इसीलिए रघुनाथ नृपति जो है कृष्ण और वैष्णव दोनों भक्ति में रचना किए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 57 नंबर। संसार का सबसे पुराना लिपि कौन मानल जाएगा? संसार का सबसे पुराना लिपि कौन सा है दोस्तों? तो यह चित्र लिपि है, जो कि अगर आप लोग इतिहास पढ़े होंगे और इतिहास में हम लोग हड़प्पा की संस्कृति अगर पढ़े होंगे तो हड़प्पा की लिपि कैसी थी? तो वह चित्रात्मक लिपि है दोस्तों। ठीक है, चित्र के सहारे ना पढ़ा गया है, इसलिए वह चित्रात्मक लिपि है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 58 नंबर। नागपुरी साहित्य कर अध्ययन करल बाद कौन विद्वान इके गीत कर रानी कहे ना? कौन विद्वान जो है इसको गीत की रानी कहते हैं? तो केसरी कुमार के द्वारा गीतों की रानी कहा गया है दोस्तों नागपुरी साहित्य को। ठीक है, गीतों की रानी किसके द्वारा कहा गया है? केसरी कुमार के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 59 नंबर। जनजाति शीर्षक कविता कौन कवि द्वारा लिखल जाए है? यहाँ देखिए इस तरह के प्रश्न नहीं रहेंगे, एक आध प्रश्न बोल रहे हैं कि गलत से आ गया है। वैसे प्रफुल्ल कुमार हम लोग को पढ़ना है, लेकिन प्रफुल्ल कुमार का इतना अंदर तक नहीं घुसना है। अब फिर भी आप जान लीजिए जनजात जो है वह शीर्षक कविता किसके द्वारा लिखी गई है? प्रफुल्ल कुमार रॉय के द्वारा लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 60 नंबर। बोड़िया मंदिर में रचना अनुसार भंडार कोना का होएला? भंडार कोना क्या होता है आप लोग को पता है? हम कहानी जब यहाँ क्या बोलते हैं संज्ञा पढ़ा रहे थे, तो संज्ञा में हम लोग भंडार कोना की चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो भंडार कोना होता है उत्तर पूर्व दिशा को, यहाँ पूरब और उत्तर है, कोई दिक्कत नहीं है, उत्तर पूर्व बोलिए या पूरब उत्तर बोलिए, लेकिन जनरली उत्तर पूर्व होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी होगा इसका उत्तर, उत्तर पूर्व को ही भंडार कोना कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 61 नंबर। कवि गोविंद शरण लोहार कर रचना बनकेवरा में लीक है। बनकेवरा में ऐसा उसका कौन सा रचना है आपको बताना है कि कौन सा रचना है दोस्तों? तो कुराम्बे वासुदेव राय है। ठीक है, कुराम्बे वासुदेव राय, जिसमें वासुदेव भगवान के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, तो यह किसके
तो यहाँ पे कुराम्बे वासुदेव, वासुदेव के शरण में कौन जाता है? तो भगवान जाता है ना, गोविंद, गोविंद मतलब भगवान होता है, तो भगवान के शरण में, तो इसलिए यहाँ पे क्या इसका लिंक लगा के इसे आप याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 62 नंबर। बत्था शीर्षक रचना कर कवि के है कै? बनकेवरा भाग 1 में छप है, जे बनकेवरा भाग 1 में छपा है। तो बत्था का कौन है दोस्तों? तो हम लोग सबको पता है, शकुंतला मिश्र के द्वारा बहुत ही एक बेहतरीन कविता लिखी गई है बत्था, ठीक है। तो यह बत्था जो है शकुंतला मिश्रा होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 63 नंबर हम लोग देखते हैं। कौन नागपुरी लोक कथा में चांद भाई मनक जानकारी मिलेला? चांद भाई, तो ऐसा कोई भी लोक कथा आया है दोस्तों हम लोग को बनकेवरा वगैरह में, बनकेवरा या अंगना किसी में भी लोक कथा में ऐसा नहीं आया है। चांद भाई किसी में नहीं आया है। गोपी चांद और नावा चांद आया है, सिर्फ चांद भाई कहीं पे नहीं आया है। तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देवल में से कोनो नहीं, इसका उत्तर कोई नहीं होगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 64 नंबर। मति करु शान कविता कवि कौन मति करु शान कौन कवि द्वारा बनकेवरा भाग 1 में लिखल जाए है? किस कवि के द्वारा मति करु शान कविता लिखा गया है? तो देवेंद्रनाथ पाठक के द्वारा लिखा गया है दोस्तों, ठीक है। आप शान मत कीजिए, आपके पास धन आ जाए तब भी आपको क्या करना है? शान नहीं करना है इस धन में, क्योंकि हम बड़े बड़े लोगों को यहाँ क्या देखे हैं? मिट्टी में मिलते हुए देखे हैं। तो इसलिए आपको शान नहीं करना है अपने धन के ऊपर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 65 नंबर। नावा चांद और गोपी चांद कहानी में कौन पतई गिरत रहे तो ठाए कर आवाज़ आवत रहे? यह आया है दोस्तों कहानी में। अगर आप कहानी ध्यान से सुने होंगे तो क्या पतई गिरता है? तो कोरकोटा पतई गिरता है। जैसे ही राकस आने लगता है तो हवा चलता है, और हवा चलता है तो कोरकोटा पतई जो गिरता है वही ठाए ठाए का आवाज़ आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 66 नंबर। अल्प प्राण ध्वनि मनक विशेषता होएला। अल्प प्राण ध्वनि किसको कहते हैं? अल्प प्राण दोस्तों देखिए, अल्प प्राण जो होता है वह पहला और तीसरा वर्ण होता है। अगर वर्णमाला का देखिएगा तो पहला और तीसरा अक्षर को हम लोग अल्प प्राण कहते हैं, और अल्प प्राण को ही अघोष भी कहा जाता है, ठीक है, अघोष। हम लोग फर्स्ट लेक्चर में देख चुके हैं कौन सा अल्प प्राण होता है, कौन सा महाप्राण होता है, और इसकी संख्या कितनी है। तो संख्या भी हम लोग देख चुके हैं। व्याकरण का प्रैक्टिस जो सेट जो कराए थे उसमें हम लोग डिटेल से देखे हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग को यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा तो उस प्रैक्टिस सेट को एक बार देख लीजिएगा। उसमें पहला और तीसरा, जैसे क होगा तो क के बाद ख नहीं होगा, ग होगा। तो इस तरह से अगर आप जोड़िएगा तो 10 ही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आएंगे 67 नंबर। महाप्राण ध्वनि का संबंध केकर से आया है? महाप्राण ध्वनि का संबंध किससे आया है? तो दोस्तों यहाँ पे किस लिपि से आया है? तो यहाँ पे क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से आपको चलना है, तो यह देवनागरी लिपि का है ना। तो देवनागरी लिपि में अगर हम लोग आएंगे तो देवनागरी में नागपुरी अगर देखेंगे तो उसमें ना अल्प प्राण और महाप्राण और हिंदी में भी आया है। तो इसलिए यहाँ पे बात किया गया है महाप्राण कौन ध्वनि का ध्वनि से संबंध है। तो किस ध्वनि से है? तो देवनागरी के लिपि से, चाहे वह नागपुरी हो, खोरठा हो, ठीक है। तो इस तरह का जो भी है तो यह देवनागरी लिपि होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 68 नंबर। जगन्नाथपुर मंदिर लेख के बनकेवरा भाग 1 में के लिख है? जगन्नाथपुर मंदिर एक लेख आया है दोस्तों बनकेवरा भाग 1 में, उसको किसके द्वारा लिखी गई है? तो यही आपको बताना है। तो किसके द्वारा? तो भुवनेश्वर अनुज, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज के द्वारा लिखा गया है यह लेख, ठीक है। अब आपको बताना है कमेंट में कि भुवनेश्वर अनुज के द्वारा बनकेवरा भाग 1 में एक कविता लिखा गया है, उस कविता का नाम आपको बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 69 नंबर। मूल नागपुरी लिखे में संयुक्त व्यंजन का व्यवहार होएला। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे संयुक्त व्यंजन का व्यवहार कब होता है? तो कभी कभी होता है। संयुक्त व्यंजन का व्यवहार कभी कभी होता है
जनरली आपको नागपुरी लिखने में संयुक्त व्यंजन का व्यवहार नहीं होता है, लेकिन कभी कभी इस व्यंजन का व्यवहार हो जाता है। कब होता है? और तत्सम तद्भव के दौरान होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 70 नंबर। स, तालब स और मुदन स। ठीक है, व्यंजन वर्ण कर व्यवहार नागपुरी में कखन होएला। अब इस स के बारे में, तो इस स का व्यवहार नागपुरी में कब होता है? तो यह तत्सम और तद्भव वाला कोई शब्द अगर नागपुरी में ज्यों का त्यों उतर गया है, अगर उसका नागपुरी में परिवर्तन नहीं हुआ है, तो उस शब्द में स और स का प्रयोग होता है। ठीक है, तो याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 71 नंबर। नागपुरी के बांसुरी कर भाषा कहे वाला विद्वान के है कह। नागपुरी को बांसुरी का भाषा किस विद्वान के द्वारा कही गई है? तो डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी के द्वारा नागपुरी को बांसुरी की भाषा कही गई है। ठीक है, जब चरवाहा भी चलता जाता है दोस्तों, तो वह बांसुरी लेके चलता है, और यही नागपुरी भाषा की एक विशेषता है जो कि बहुत ही कोमल मधुर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 72 नंबर। डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी नागपुरी भाषा कर विशेषता में कौन बान के रेखांकित कर रहे? कौन सा बान को किया है दोस्तों? ठीक है, तो यहाँ पे आपको यही बताना है, तो किसको? बांसुरी को किया है। ठीक है, बांसुरी कर भाषा, नागपुरी को बांसुरी का भाषा बताया है। ठीक है, विशेश्वर प्रसाद केसरी, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हम लोग देख चुके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 73 नंबर। संयुक्त व्यंजन का उदाहरण कौन है के? संयुक्त व्यंजन हम लोग आगे देखें ना कि कभी कभी इसका उपयोग हो जाता है तत्सम तद्भव वाले शब्दों में, तो इसका कौन सा है वह संयुक्त व्यंजन? तो त्र जो है यह संयुक्त व्यंजन का एक उदाहरण है, और यह प्रश्न आया हुआ है दोस्तों। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है JSSC के द्वारा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 74 नंबर। नागपुरी साहित्य में उपलब्ध जानकारी अनुसार कौन विद्वान नागपुरी भाषा के मांदर कर भाषा कहे ना? कौन सा ऐसा विद्वान है जो नागपुरी को मांदर का भाषा बताया है? तो कौन विद्वान बताया है दोस्तों? तो डॉक्टर गिरिराज। गिरिराज किसको कहते हैं? तो गिरधारी राम गंझू का ही उपनाम गिरिराज है दोस्तों। ठीक है, गिरधारी राम गंझू, जो कि कोरोना काल में उनका देहांत हो चुका है, तो अब स्वर्गीय गिरधारी राम गंझू हो गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 75 नंबर। देवल लोकोक्ति के सुपट शब्द से पूरा करो। चोर चोर ... भाई। चोर चोर क्या भाई होता है दोस्तों? तो चोर चोर मोसेरा भाई होता है। ठीक है, यह बहुत ही प्रचलित कहानी लोकोक्ति है, तो यह आप लोगों को भी याद होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 76 नंबर। नागपुरी भाषा लिखे में ठहराव लाने में कौन चिन्ह कर व्यवहार होएला? कौन चिन्ह का व्यवहार होता है? जब नागपुरी भाषा में रुकना होता है तो किस भाषा का व्यवहार होता है? तो विराम चिन्ह का व्यवहार होता है दोस्तों। ठीक है, विराम चिन्ह के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? रुक जाते हैं या ठहराव होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 77 नंबर। विस्मय बोधक चिन्ह कर व्यवहार से भाषा में का प्रभाव आवेला? तो भाषा में क्या प्रभाव आता है दोस्तों? तो भाषा में लालित्य बढ़ जाता है, भाषा की खूबसूरती बढ़ जाती है। ठीक है, भाषा में मनमोहकता बढ़ जाता है। अब क्या होता है विस्मयादि बोधक शब्द? तो विस्मयादि बोधक शब्द जब ऐसा शब्द को कहा जाता है जो कि अचरज होता, जैसे अचरज या आनंद या खुशी या घिन, इन सब को में जो भाषा निकलता है, जो अचानक में शब्द निकलता है, उसे ही हम लोग विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। जैसे आप लोग अगर कोई गंदा चीज़ देख लेते हैं तो छी छी करते हैं, तो यह क्या है? विस्मयादि बोधक का एक शब्द है। ठीक है, जैसे आप किसी चीज़ के बारे में अचानक वो चीज़ आपके सामने पलवत हो जाता है और बहुत ही खूबसूरत, तो आप अलबत बोलते हैं या आनंद बोलते हैं, तो ये सारे शब्दों को हम लोग विस्मयादि बोधक शब्द के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग का 78 नंबर है। 78 नंबर देखते हैं। देवल लोकोक्ति के सुपट शब्द से पूरा करो। चोरक धन ... पहला। चोरक धन किसका पहला? तो आपको बताना है कि क्या होगा इसका आंसर? तो मंद्रक होता है। ठीक है, मंद्रक पहला।
जो चोर का धन होता है वह अकारत में चला जाता है, ठीक है, उसका कोई मोल नहीं होता है, वह जैसे आता है वैसे ही वो खत्म भी हो जाता है, इसलिए बोला गया है मंद्रक पैला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 79 नंबर, कौन भाषा का सबसे बड़ विशेषता होवेला। भाषा का सबसे बड़ा विशेषता क्या होता है, तो ध्वनि होता है दोस्तों। ध्वनि के माध्यम से ही भाषा मधुर है या कड़वा है या कोमल है ये पता चलता है, ठीक है, तो ध्वनि होगा। नेक्स्ट देखते हैं 80 नंबर, न व्यंजन का व्यवहार नागपुरी लेखन में होएला। न का व्यवहार कभी कभी नागपुरी में भी हो जाता है, तो कब होता है यही आपको बताना है। तो तत्सम तद्भव का जो शब्द है उसमें यह चेंज नहीं होता है और न के रूप में प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 81 नंबर, 81 देखते हैं, बंगला कर सुख शीर्षक कहानी में बेनी बाबू कर मन घर कर हालत देख के का हो जाएला। क्या हो जाता है घर का हालत देख के बेनी बाबू का बंगला के सुख में, तो उचट जाएला अर्थात उदास हो जाता है, ठीक है, तो उचट जाएला। आप लोग अगर पढ़िएगा या मेरा MCQ देखिएगा बंगला के सुख कहानी का, तो आपको ये सारा प्रश्न मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। जो चैप्टर वाइज आपको बताया गया है उसमें इस तरह के सारे प्रश्नों का आपको जखीरा मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 82 नंबर, आचार्य केसरी कुमार सिंह कौन भाषा कर बड़ विद्वान रहा है। किस भाषा का बड़ा विद्वान है दोस्तों, तो यह हिंदी का था, लेकिन इन्होंने नागपुरी भी लिखा है और नागपुरी को गीतों की रानी इसी के द्वारा कहा गया है, ठीक है, केसरी कुमार के द्वारा ही गीतों की रानी कहा गया है किसको, नागपुरी को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 83 नंबर, काव्य में अलंकार कर जरूरत काले होवेला। काव्य में अलंकार का जरूरत क्यों होता है, तो अलंकार का जरूरत दोस्तों भाव को बढ़ाने के लिए, भाव कर शोभा बढ़ाने के लिए होता है। भाव जो है उसका भाव जो है वो बढ़ जाए अर्थात वो मोहक लगे या मधुर लगे, इसलिए अलंकार की ज़रूरत होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 84 नंबर, सोंझर नामक किताब कौन साहित्यिक विद्या में लिखला है। तो सोंझर क्या है दोस्तों, तो सोंझर जो है एक गद है, ठीक है, कहानी है, और यह कहानी है, यह हम लोग को पढ़ना नहीं है, यह सिलेबस से बाहर है, तो ये प्रश्न को हम बोल सकते हैं कि ये सिलेबस से बाहर का है, ठीक है। यहाँ पे गद पद दिया हुआ है, लेकिन सोंझर दोस्तों गद पद में नहीं है, यह ओनली किस में है, गद भाग में लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 85 नंबर, नागपुरी काव्य संसार कर चर्चित किताब रिंगचिंगिया कौन साहित्यिक विद्या में आए है। रिंगचिंगिया किताब के बारे में बात हुई है दोस्तों, यहाँ कविता के बारे में नहीं बात हुआ है, जो कि प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा कविता लिखा गया तो उसके बारे में बात नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे किताब के बारे में बात हुआ है, तो यह किताब किस विद्या में लिखा गया है ये आपको बताना है। तो इसमें रिंगचिंगिया दोस्तों उसमें गद भी है और पद भी है, ठीक है, गद और पद दोनों है, लेकिन रिंगचिंगिया जो कविता है वह पद भाग में है, और यह कविता किसके द्वारा लिखी गई है, तो प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा लिखी गई एक बेहतरीन कविता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 86 नंबर, जे से ते कौन किस्म कर सर्वनामिक विशेषण है के। तो कौन किस्म का है दोस्तों, तो यह संबंध बचा रहा है ना, वैसे जो करनी जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है, वो जैसा करेगा जे जैसा करेगा ते वैसा ही पाएगा, ठीक है। तो यह संबंध बताता है, संबंध का बताने वाला सर्वनामिक विशेषण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 87 नंबर, तोर बिना काव्य रचना में कौन श्रृंगार। तोर बिना में दोस्तों यहाँ पे कवि क्या है, कवि जो है वह अपनी प्रियतम का, जब प्रियतम उसको छोड़ के चली जाती है तो उसके दुख में वह गाता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है जो वह श्रृंगार करता है वह था, वो उसमें जो कविता में आया है तो वह किस श्रृंगार की बात हुई है, तो वियोग श्रृंगार ना, जब वो छोड़ के चली जाती है तब ना बात होता है इस कविता में। तो इसीलिए जैसे बोलता है ना, तोर बिना गोया जीना लागे धिक्कार रे, तो इस तरह का कविता है, आपको याद होगा 87 नंबर का ए होगा, वियोग श्रृंगार। चलिए 88 नंबर देखते हैं,
कौन भाषा में सुक्ति कथन के कहल जाएला। कोनो भाषा में जो सुक्ति का कथन है वह किसको कहा जाता है, तो वह किसको कहा जाता है, तो लोकोक्ति को कहा जाता है। लोकोक्ति को सुक्ति कथन भी कहा जाता है, याद रखना आपको, ठीक है। लोकोक्ति को सुक्ति कथन भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 89 नंबर। वाणी कर भाषा में अभिप्राय का होवेला। वाणी का भाषा में अभिप्राय क्या होता है, तो बोलने से होता है ना। वाणी का मतलब क्या हुआ, बोलना। जो इसको प्रकट करेगा उसको बोलेगा ही, बोल के ही ना प्रकट किया जाता है वाणी को, तो यहाँ पे बोलने से होगा मुराद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 90 नंबर। नागपुरी भाषा कर पहिल व्याकरण रचना करेक वाला विद्वान कर नाम बताए। तो पहला विद्वान जो व्याकरण का रचना किया नागपुरी में कौन है दोस्तों, E.H. हिटली के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, तो 1896 में किया गया था। आप लोग को याद हो चुका है, पहले भी इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। एकदम रटा देंगे दोस्तों, ठीक है। प्रैक्टिस सेट में आप बने रहिए, और अगर उसके बाद अगर आप सारा प्रैक्टिस सेट देखिएगा, व्याकरण का भी देखिए और मेरा PDF पढ़ लीजिए, और अगर इसके बाद आपका 90 नहीं आता, एकदम गारंटी के साथ 90+ का स्कोर कीजिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 91 नंबर। धर्म ग्रंथ मनक भाषा हमरे ले कोना है। धर्म ग्रंथ जो अधिकतर धर्म ग्रंथ है उसकी भाषा क्या है दोस्तों, तो उसकी भाषा अधिकतर धर्म ग्रंथ किस भाषा में लिखी गई है, तो संस्कृत में लिखी गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 92 नंबर। नागपुरी व्याकरण पहले कब आला, तो कब आया दोस्तों, अभी हम लोग देख चुके E.H. हिटली के द्वारा 1896 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 93 नंबर। नागपुरी भाषा कर पहचान के सबसे बगरा कौन व्याकरणिक इकाई बताएला। कौन सा व्याकरण वाला जो इकाई है वह नागपुरी का भाषा का पहचान सबसे ज़्यादा करता है, तो अव्यय करता है दोस्तों, ठीक है। अव्यय हम लोग पढ़ाए नहीं है, अव्यय का क्लास आपको एग्जाम से पहले करा दिया जाएगा, थ्योरी पार्ट भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 94 नंबर। शारदा प्रसाद शर्मा नामक कवि कर उपनाम का है के। शारदा प्रसाद शर्मा जो कि बनकेवरा में एक कवि है, तो उसका उपनाम क्या है दोस्तों, उपनाम उसका रश्मि है, ठीक है। किताब में नहीं आया है लेकिन आपको याद रखना है। इस तरह से भी डीपली प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि एक स्टेज का एग्जाम है, पहले का एग्जाम से आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पहले के एग्ज़ाम से इसलिए कंपेयर नहीं करना है क्योंकि पहले 2 स्टेज का एग्ज़ाम होता है, और पहले इतना मटेरियल लोगों के पास नहीं था। अब मटेरियल भी लोगों के पास ज़्यादा है और लोगों के पास जानकारी भी ज़्यादा है, और एक ही स्टेज का एग्ज़ाम है, एक ही एग्ज़ाम के बाद आपका सिलेक्शन है, इसलिए एग्ज़ाम में थोड़ा अंदर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी किसी के बहकावे में आप लोग बिल्कुल भी मत आइए, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि आपका बहकाते हैं आपको, जिससे कि आप तैयारी में बने रहें और उन लोगों का चैनल चलते रहे, ठीक है। इसलिए लोग ऐसे करते हैं, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है दोस्तों। अगर इस तरह का बात रहता तो हम आप लोग को फ्री में ये चीज़ नहीं कराते। हमको इससे कुछ नहीं है, बस आप लोग रिजल्ट दे दीजिए, हमको सिर्फ आप लोगों के रिजल्ट से मतलब है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 95 नंबर। उस शब्द के का कहल जाएला जेकर में लिंग वचन काल कर कारण कोनो बदलाव नहीं आएला। लिंग और वचन और काल के अनुसार जो बदलता नहीं है उसे क्या कहते हैं, अविकारी कहते हैं, ठीक है। अविकारी ऐसा शब्द है जिसमें इन सारे का बदलाव से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 96 नंबर। मुख्य भाषा के कहल जाएला। मुख्य भाषा किसको कहा जाता है दोस्तों, मुख्य भाषा, ठीक है। मुख अर्थात मुंह का, तो किसको कहा जाता है, तो सांकेतिक भाषा को कहा जाता है, जो कि संकेत के द्वारा आपको बताया जाता है, उसी को मुख्य भाषा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 97 नंबर। लंका कांड नामक नागपुरी काव्य रचना कौन कवि कर कृति है के। लंका कांड, देखिए दोस्तों यह भी सिलेबस का पार्ट नहीं है, फिर भी आप जान लीजिए, ठीक है। सिलेबस का नहीं है, जय गोविंद के द्वारा लिखी गई है। यह आपको जीएस पेपर में काम आएगा, ठीक है। जीएस पेपर में यह काम आएगा, और जीएस में अगर नहीं आएगा दोस्तों तो जेपीएससी के जीएस में तो 100% यहाँ से प्रश्न रहता है इस तरह का साहित्य से, ठीक है। तो याद रखना है इसलिए इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 98 नंबर।
श्रुति लेख कर माने का होवेला। श्रुति लेख का मतलब क्या होता है दोस्तों? श्रुति मतलब सुनना और सुन के लेख का मतलब क्या होता है? लिखना। तो सुन के लिखना, ठीक है, सुन के लिखे को ही हम लोग श्रुति लेख कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 98 का। चलिए अब हम लोग 99 नंबर देखते हैं। नागपुरी भाषा के सबसे पहले कौन नाम से जानल गेला? तो नागपुरी को सबसे पहले किस नाम से जाना गया दोस्तों? सदानी से, ठीक है, क्योंकि यहाँ के सदानों का भाषा सदानी था, इसलिए इसे सदानी नाम से जाना गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और आखिरी आज का प्रश्न है दोस्तों। नागपुरी भाषा विकास में विदेशी ईसाई पादरी मन सबसे शुरू का काम कर ले। सबसे शुरू ईसाई पादरी लोग क्या किए? तो ईसाई पादरी लोग दोस्तों भाषा को क्या किए? समझे और सीखे भी, ठीक है, तब जाके वे लोग यहाँ के लोगों से संबंध बनाए, इन लोगों के नज़दीक आए और फिर अपना धर्म प्रचार में लग गए, ठीक है। ये सब आपको जानना है, इसलिए बता रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग का 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट आज भी समाप्त होता है। इस तरह से हमारे चैनल पे बने रहें और अभी तक जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह से आप लोग को प्रैक्टिस करा दिया जा रहा है कि एग्जाम में 90+ का स्कोर 100% करके लाइएगा दोस्तों। अगर आप सारा प्रैक्टिस सेट देख लीजिएगा तो 100% आपका स्कोर 90+ का रहेगा, ठीक है। और आप लोगों के लिए एक स्पेशल ऑफर दोस्तों आया है कि अब जो हमारे माध्यम से MSH क्लासेस का जो PDF है दोस्तों, यह आपको ओनली 200 रुपये में मिलेगा, ठीक है। 200 रुपये में अगर आप PDF लेते हैं तो आपको गिफ्ट के रूप में 10 टेस्ट का एक टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, ठीक है, 10 टेस्ट का, तो ओनली 200। और इसके साथ आपको 10 टेस्ट, अगर सिर्फ कोई 10 टेस्ट ही सिर्फ लेगा तो उसके लिए क्या होगा? 100 रुपया पे करना होगा, ठीक है। तो आप लोग के लिए ऑफर चलाया गया है, स्टूडेंट को मध्य ध्यान में, क्योंकि स्टूडेंटों के पास क्या होता है दोस्तों? आर्थिक गतिविधि उन लोगों का क्या होता है? आर्थिक रूप से वो लोग गरीब होते हैं या सक्षम नहीं होते चुकाने के लिए, इसलिए आप लोगों के लिए यह लाया गया है। पूरा PDF दोस्तों 200 रुपये में दिया जा रहा है, साथ में 10 टेस्ट भी, और 10 टेस्ट के अलावा जो प्रैक्टिस टेस्ट किया जा रहा है इसको आप लोग अच्छे से कीजिए, 100% 90+ का स्कोर कीजिएगा, 100%, और आपका रिजल्ट रहेगा दोस्तों। मेरिट में रहिएगा, मेरिट कर में आ जाइएगा, उसके बाद मुझे याद कीजिएगा आप लोग, बस मेरे लिए वही है सब कुछ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार।